देखो, सबसे पहले हम आज एक टॉपिक पढ़ने वाले, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिडक्शन ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस अर्थात समतलीय बलों का समानयन। लेकिन इसके पढ़ने के पहले हमें दो बहुत ही मुख्य टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, मोमेंट ऑफ ए फोर्स और दूसरा टॉपिक है मोमेंट ऑफ कपल। अब ये मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है, अर्थात किसी बल का आघूर्ण क्या होता है, तो ये हम पहले समझेंगे। मान लीजिए ये कोई पिंड है, मान लीजिए कोई क्या है, और यहाँ पर इस पिंड में एक फोर्स लग रहा है, ये उसकी क्रिया रेखा है और ये फोर्स है, ये फोर्स की क्रिया रेखा है। जिस क्रिया के अनुदिश जिस रेखा के अनुदिश बल लगता है किसी भी पिंड पर, जिस रेखा के अनुदिश बल लगता है उस रेखा को क्या बोलते हैं, बल की क्रिया रेखा बोलते हैं। ये क्रिया रेखा है और ये बिंदु P है, ठीक है। अब उस बिंदु P के सापेक्ष, उस बिंदु इस बल का आघूर्ण कितना होगा, ठीक है, इस बल का। तो उसके लिए क्या करना होगा, बल का परिमाण यानी बल का मान लिखते हैं, और जिस बिंदु के परितः आप आघूर्ण जानना चाहते हो, जिस बिंदु के परितः क्या करना चाहते हो, आघूर्ण जानना चाहते हो, वहां से उस बल की लंबवत दूरी मान लो d, तो d लिखते हैं। समझ में आ रहा है? उस बिंदु के परितः या उस बिंदु के सापेक्ष अगर आप उस बल का आघूर्ण जानना चाहते हो, तो बल और बल की क्रिया रेखा की उस बिंदु से लंबवत दूरी का गुणा कर देते हैं, तो आघूर्ण मिल जाते हैं। यानी कि ये दूरी जितनी ज्यादा रहेगी आघूर्ण का मान उतना ही ज्यादा रहेगा, बल जितना ज्यादा रहेगा आघूर्ण का मान उतना ही ज्यादा रहेगा। और आघूर्ण का मतलब क्या होता है पता है, बल द्वारा उस पिंड को घुमाने की प्रवृत्ति। अब जरा सोचो, दिमाग लगाओ, ये दरवाजे का हैंडल है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ लगा। अगर ये यहाँ के बजाय अगर ये यहाँ लगा होता तो क्या दरवाजा जल्दी से खुल पाता क्या? क्यों नहीं खुल पाता? अगर दरवाजे का हैंडल जो है किनारे के बजाय अगर बीच में या कब्जे के करीब एकदम किनारे में लगा होता, तो क्या दरवाजा आप आसानी से खोल पाते? क्यों नहीं खोल पाते बताऊं? क्योंकि अभी जब आप बल लगा रहे हो यहाँ पे, क्योंकि अभी जब आप यहाँ पे बल लगा रहे हो, तो यहाँ पर जो है, जैसे आप इस बिंदु पे बल लगाए, तो दरवाजा किसके परितः गोल गोल घूम रहा है, इसके परितः, ये अक्ष है। तो अक्ष की यहाँ से दूरी क्या हो गई है, बढ़ गई है ना भाई। जब ये हैंडल किनारे पे है तो यहाँ की इससे दूरी बढ़ गई है, तो दूरी बढ़ने से डी का मान बढ़ने से इसका मान बढ़ गया, आघूर्ण का मान बढ़ गया, मतलब बल द्वारा उस पिंड को घुमाने की प्रवृत्ति बढ़ गई, इसलिए दरवाजा आसानी से घूम गया। अगर वो हैंडल पास होता बहुत तो दूरी कम हो जाती, तो डी का मान कम होता तो टाउ का मान भी क्या हो जाता, कम हो जाता, तो घुमाने की प्रवृत्ति कम हो जाती, तो दरवाजा आसानी से नहीं घूम पाता। अगर तुम चाहते हो कि नहीं जल्दी घूमे, तो आपको बल ज़्यादा लगाना पड़ता, अर्थात डी कम हो जाएगा, तो आपको एफ को बढ़ाना पड़ेगा, एफ को बढ़ाना पड़ेगा। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? दिवेश जी, है ना भाई, समझ में आया कि नहीं? अब हम देखते हैं कि कब हम आघूर्ण को प्लस मानेंगे और कब माइनस मानेंगे, कब हम आघूर्ण का चिन्ह धनात्मक लेंगे और कब। तो चलिए देखिए, अगर बल द्वारा उस पिंड पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन का प्रभाव उत्पन्न किया जा रहा है, यानी कि बल उस पिंड को अगर ऐसे घड़ी की विपरीत दिशा में अगर घुमाने की प्रवृत्ति रखता है, वामावर्त प्रवृत्ति रखता है, तो धनात्मक लेना है, याद रखना है। क्या लिखना है? अभी बताओ, ये बल ऐसे लग करके इस बिंदु के परितः इस पिंड को जब घुमाने की प्रवृत्ति रखेगा तो कैसे रखेगी, वामावर्त की दक्षिणावर्त? वामावर्त। कैसे पता चला? क्योंकि देख ये ऐसे जा रहा है, तो ऐसे जाके ऐसे घूमेगा ना, ऐसे जाके ऐसे थोड़ी घूमेगा, जिधर बिंदु है उधर बल को घूमना है। अब बिंदु किधर है, इधर है कि इधर है, ऊपर है, तो बल उधर ही घूमेगा। जैसे मान लो ये पिंड है और बिंदु इधर है और बल मैं ऐसे लगा रहा हूँ, अब बताओ ये बल इस, आप देखो कैसे घूमेगा, हाँ ऐसे। तो क्लॉकवाइज अगर घूम रहा है ना,
तो नेगेटिव लेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे तो पॉजिटिव लेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए अब हम देखते हैं बल युग्म एवं बल युग्म का आघूर्ण। तो आप जैसा कि आपको पता है कि नाम में ही लिखा हुआ है बल युग्म, युग्म मतलब जोड़ी। तो जब दो बल, किसी एक पिंड पर दो बल एक दूसरे के समांतर लेकिन विपरीत दिशा में, देख लो दोनों बलों की दिशाएं क्या है? वाह, दिशाएं जस्ट अपोजिट हैं लेकिन समांतर है दोनों, समांतर है ना भाई, लेकिन विपरीत दिशा में, और समान परिमाण के बल है। तो जब समान परिमाण के दो बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में लेकिन समांतर, है ना, किसी पिंड पर कार्यशील हो तो वे दोनों मिलकर बल युग्म का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? और बल युग्म का आघूर्ण होता है दोनों बलों में से कोई एक बल लिखना है F, और दोनों बल के बीच की लंबवत दूरी। तो ये बल युग्म का आघूर्ण है। तो समझ में आया? बल युग्म का आघूर्ण मतलब दोनों बलों में से कोई एक बल और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। लंबवत इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर बल मान लो दूरी लंबवत नहीं है तो लंबवत दूरी निकालना पड़ता है। जैसे मान लीजिए ये ऐसा है, मान लो डी ये वाला होता, मान लो डी ये दूरी है ऐसा, तो क्या दोनों बलों के बीच की दूरी में डी ले लेता? नहीं, डी लंबवत दूरी नहीं है। क्या करना पड़ता? मेरे को ऐसे लंब खींचना पड़ता ऐसे, फिर ये एंगल थीटा, फिर वो साइन कॉस लेकर के ये दूरी निकालता मैं, समझ रहा है? तब जाके लंब निकलता है ना भाई। ठीक है। तो बल, अच्छा इसमें भी पॉजिटिव कर लेना है एंटी क्लॉकवाइज और नेगेटिव कब लेना है? क्लॉकवाइज। बल युग्म के एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलते हैं? डेली लाइफ में हमारे बॉटल का ढक्कन खोलते हो आप, बल युग्म लगाते हो। नल घुमाते हो, नल बल युग्म घुमाते हो। आप एक उंगली से बॉटल का ढक्कन नहीं खोल सकते, दो उंगली लगेगा। दोनों उंगली में जो बल लगेगा, दोनों उंगली द्वारा इस पर जो बल लगेगा विपरीत दिशा में लगेगा। दोनों उंगली से ऐसे बल लगाओ और बॉटल का ढक्कन खोल के दिखाओ, एक ही दिशा में बल लगेगा तब भी ढक्कन नहीं खुलेगा, ऐसे लगेगा तब भी नहीं खुलेगा। तो दो बल लगने चाहिए, लेकिन कैसे लगनी चाहिए? हाँ ये ऐसे देखो, ये ऐसे समझ रहे? एक उधर एक इधर, एक उधर एक इधर। तो बल युग्म का काम क्या है? पिंड को घुमाने का काम है। समझ आया कि नहीं? गाड़ी का स्टीयरिंग गोल वाला जो रहता है घुमाते ना ड्राइवर लोग, वो है। समझ में आया? एंटी क्लॉकवाइज प्लस लेना, क्लॉकवाइज माइनस लेना। चलिए बढ़े हम आगे। देखो बात मत करो, नहीं तो सर को बता दूंगा मैं। देखो, और वो पटाखा तो नहीं लाया ना आज? हाँ देखो, अभी हम समतली बलों का समानयन देखेंगे। कौन से बलों का? समतलीय बलों का समानयन। देखो ये आपको एक पिंड दिख रहा है, उसके बहुत सारे बिंदुओं पर बहुत सारे बल दिख रहे। देखो यहाँ पे बिंदु A1 है, उसके निर्देशांक x1 y1 है, उस पर जो बल लग रहा है वो P1 है। उस P1 को मैं दो घटकों में विभाजित किया हूँ, x1 और y1 में। तो x1 और y1 कोई नए बल नहीं है, वो P1 के ही घटक हैं। घटक मतलब उसके दो भाग हैं, x1 और y1। ऐसे बिंदु A2 है, उस पर बल लग रहा है P2। बिंदु A2 के निर्देशांक है x2 y2, जो बल लग रहा है P2 उसके दो घटक हैं x2 y2। बात समझ में आई? बस समझ में आई मतलब? ठीक है। वैसे बिंदु A3, उस पर बल लग रहा है P3,
उस P3 के दो घटक x3 y3, ऐसे ही और बिंदु हो सकते हैं इसमें। टोटल मान लो n बिंदु है, कितने बिंदु है, इसलिए n बल है आपके पास, समझ में। और ऐसे करके आप सबके लिए ऐसे बांटेंगे। कहाँ आगे बढ़ाऊं मैं, देखो x अक्ष और y अक्ष दो अक्ष लिए अपन, इधर जो अक्ष है वो x डैश हो गया, इधर जो अक्ष है वो। अब सुनो, मैं जो भी काम करूंगा ना, मैं फिलहाल केवल किसी एक बिंदु को देख रहा हूं, A1 को। अभी इसको मत देखो, इसको भी मत देखो, इसको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ, एकदम से भूल जाओ, सिर्फ इसको देखो, सिर्फ इसी को देखो। और बिंदु A1 पे जो बल P1 लग रहा है, उस P1 बल को दो घटकों में विभाजित कर चुके हैं, x1 और y1 में, ठीक है। अब सुनो मैं क्या करने जा रहा हूं, सुनो मैं एक काम कर रहा हूं, ये जो x अक्ष दिख रहा है, यहां पर मैं दो बल लेता हूं अपने मन से। कितने बल, एक x1 इस दिशा में लेता हूं, एक x1 इस दिशा में लेता हूं, ठीक है। तो आप लोग ऐसे अपने मन से कुछ भी क्यों ले लिए, और ले लिए तो यार सिस्टम में कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा अगर हम ले रहे हैं तो कोई गड़बड़ नहीं होगा, हम किसी गणित के किसी नियम को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। पूछो क्यों, हमने x1 अगर बल उस दिशा में लिया है तो बैलेंस करने के लिए हमने, हाँ, तो हम अभी इक्वल में हैं। जैसे गणित में हम कुछ जोड़ते हैं तो घटा भी देते हैं, कुछ गुणा करते हैं तो भाग भी कर देते हैं, ताकि हमारे गणित का सिद्धांत बरकरार रहे, उसमें कोई आंच ना आए। तो हम वैसे यहाँ पे भी कर सकते हैं, x1 इधर दिखाऊं तो मैं इधर दिखा दिया हूँ। और वैसे ही अगर एक बल मैं y1 ऊपर लेता हूँ अपने मन से, तो नीचे भी मुझे y1 लेना पड़ेगा, बैलेंस बना रहे। बैलेंस बन चुका है, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं जिन दो बलों का नाम ले रहा हूँ, आप उन दोनों बलों को आप देखना और मुझे बताना कहाँ कहाँ दिख रहे हैं आपको। इस बल x1 को देखो और इस बल x1 को देखो, दिख रहा है। बाकी सब दुनिया जहान को भूल जाओ, केवल इनको देखो। और ये यहाँ पे, ये इस बिंदु पे क्रियाशील है, ये ऐसे दिख रहा है। अब इसको, इसका फोटो मैं अलग से बनाता हूँ, आपको बताता हूँ कि ये क्या है। ये देखो, इसको x1 को देखो, इसको तो तुम भूल ही जाओ, ये दोनों को भूल जाओ। केवल आपको क्या देखना पड़ता है, ये चीज है आपके पास, और ये x1 y1 है, और ये चीज है, इसको देखो, है ना। अब मैं बोला कि आप केवल दो बलों को देखो, इस x1 और इस x1 को देखो। तो ये x1 और उधर x1 दिख रहा है ये वाला। आप गौर से देख लो, दोनों मिलकर एक बल युग्म का निर्माण कर रहे हैं। देख लो, एक बल उधर, एक बल इधर, दोनों के परिमाण बराबर, दिशा अपोजिट, है ना बल युग्म। तो इस बल युग्म का आघूर्ण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों बलों में से कोई एक बल और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी निकालनी पड़ेगी। समझ में आया कि नहीं, बताओ, पक्का कोई डाउट है क्या। अब दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कौन सी हो जाएगी, बताओ। अगर मैं इधर x1 करता हूँ तो ये दूरी हो जाएगी। अब ये दूरी कौन सी है, ये दूरी मतलब ये वाली दूरी, और ये दूरी कौन है पता आपको, ये दूरी है y1। कैसे पता चला y1 है, क्या भैया उस बिंदु का निर्देशांक x1 y1 है। निर्देशांक मतलब क्या होता है, कोई बिंदु का निर्देशांक अगर मैं 2 3 बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि ये अगर ओरिजिन है तो यहाँ से 2 और यहाँ से 3 है नहीं भाई। तो ये y1 है ना, ये दूरी। तो ये दोनों बलों में से कोई एक बल, उनके बीच की लंबवत दूरी, आघूर्ण निकल गया। कौन कौन से बलों को लेके निकला, ये इस x1 को लेके और इस x1 को लेके, इन दोनों का इस्तेमाल हो चुका है। खेल खत्म, इसका इस्तेमाल हो चुका है, इसका इस्तेमाल हो चुका। अब इनको मत पूछना। अब ऐसे इस y1 को देखो और इस y1 को देखो, क्या दोनों की दिशा अपोजिट है, क्या दोनों के परिमाण बराबर हैं, दोनों एक दूसरे के समांतर किंतु विपरीत दिशा में। फोटो अलग से बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा, देख लो आप, दिख रहा है, ऐसे बनेगा इनका फोटो। लंबवत दूरी ये वाली हो जाएगी। ये दूरी कितनी आपको पता है, कोई बता सकता है, x1 कैसे, तभी तो एक अंदर निर्देशांक बने ना x1 y1। तो इसका आघूर्ण कितना हो जाएगा बताओ बोला, y1 x1। अच्छा, अपन प्लस माइनस देखना तो भूल गए। ये वाला कैसा प्रभाव उत्पन्न करेगा, ये वाला और ये ऐसे क्लॉकवाइज, ये माइनस में लेना पड़ेगा, और ये वाला ये ऐसे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये किस में जाएगा, प्लस में जाएगा, है ना भाई। तो उसको कुल मिलाकर मैं क्या लिख लेता हूँ बताओ बोला, y1 x1, गुड। समझ में आया कि नहीं। कौन कौन से बलों का हमने इस्तेमाल कर लिया, इसको लेकर एक बल युग्म बनाया था, इसको लेकर एक बल युग्म बनाया था।
अब कौन कौन बच गया पता है आपको? ये बच गया और ये बच गया, ये तो छूट गया था ना। याद करो मैंने दो अपोजिट बल लिए थे, इसका इस्तेमाल हुआ, इसका इस्तेमाल बच गया था। वैसे ये दो अपोजिट बल लिए जिसपे इसको और इसको लेके मैंने एक बल युग्म तैयार किया, लेकिन ये बच गया था। तो अब आपके पास क्या क्या बचा? आपके पास बचा है एक बल x1 x अक्ष की दिशा में, एक बल y1 y अक्ष की दिशा में, और एक बल युग्म हमको जो प्राप्त हुआ है वो ये है। सुनो जरा, अगर सोचो जरा, मैं इस बिंदु को लेता हूँ, इसमें जो बल है P2 उसको दो घटक में विभाजित किया हूँ x2 y2 में, इसके लिए भी वही काम करता, मैं x2 x2 y2 y2 लेता, तो क्या मिला होता मेरे को बताओ? ये 1 1 की जगह 2 2 मिलता, y2 x2, साथ में दो बल मिलते मेरे को, दो बल, जैसे यहाँ x1 बचा है ना, वैसे वहाँ x2 बचता और y2 बचता, 3 वाले में 3 3 बचता है नहीं। तो ये बल युग्म करके टोटल बल युग्म आपका तैयार हो जाएगा, जी बोल देता हूँ इसको मैं। और x अक्ष की दिशा में कुल बल कौन कौन से बच गए? जब पहला वाला बिंदु लिया था तो बल x1 बच गया, फिर x2 बचता, चलते जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ गया। इसको बोल दो टोटल, कुल मिलाकर इसको बोल दो आप समेशन x1, ठीक है। और वैसे ही y कौन होता? और इसको तो अपन जी बोल ही दिए हैं, कोई डाउट है क्या? गुड। इसको भी शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं पता है? ये पूरा डैश डैश चलते जाता चलते जाता चलते जाता, शॉर्टकट में इसको समेशन और एक ठोक लिख दो, ये ऐसे। क्लियर है? जी एक्स वाई निकल गया। अगर आपको परिणामी बल निकालना है, क्या निकालना है? तो उसका सूत्र होता है आर इज इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस, ये परिणामी बल का सूत्र है, याद रखियो इस चीज को आप। अब अपन आगे बढ़ते हैं, देखो बढ़े आगे। अब सुनो मेरी बात। अब मान लीजिए ये परिणामी है, क्या है ये? और ये एक्स अक्ष की दिशा में परिणामी बल x, y अक्ष की दिशा में परिणामी बल y। मान लो परिणामी एक्स अक्ष से थीटा कोण बनाता है, तो इसका मतलब है कि r को अगर दो घटकों में विभाजित करेंगे तो r के दो घटक, एक r cos थीटा और एक, तो r cos थीटा क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, और r sin थीटा क्या हो जाएगा हमारा? तभी तो r का मान उतना मिलेगा हमको। और थीटा का मान कितना मिलेगा पता है? tan इनवर्स, इसको डिवाइड करोगे तो आर आर कटेगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा tan थीटा हो जाएगा, y बटे x हो जाएगा। ये सूत्र याद रखना, ठीक है। उसके बाद एक और सूत्र, इसको मिटाऊं मैं? देखो अभी हमने जो सूत्र बनाया वो ये था, ये पिंड था हमारे पास। अब अगर मान लो कोई बिंदु है एच के, क्या बिंदु है? एच के। अगर मैं इस पूरे सिस्टम को, ये दो अक्षों से मिलकर बना हुआ जो निकाय है, इसमें जो ओरिजिन है वो 0 0, अगर इस पूरे ढांचे को, इस पूरे सिस्टम को उठा करके मैं यहाँ फिट कर दूं कुछ इस तरीके से, मतलब मैंने क्या किया पता है? मैंने मूल बिंदु 0 0 को कहाँ शिफ्ट कर दिया? एच के में, तो पूरा समीकरण चेंज हो जाएगा। तो कहाँ क्या बदलाव आएगा वो सुनो। आपको कुछ नहीं करना है, इस बिंदु, ये जो जी का जो आप मान निकाले हो उसमें उसमें आपको ना x1 की जगह x1 माइनस एच और y1 की जगह y1 माइनस के लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? चलो लिखो तो बोला, y1 x1 की जगह x1 माइनस, ठीक है,
क्लियर है? गुणा कर दो। एच बाहर निकाल देता हूँ, समेशन y1 बचेगा। ये समेशन को भी ध्यान देना है। देखो उसके बाद यहाँ क्या होगा, है नहीं? इसको इसको साथ ले लेता हूं मैं, ठीक है क्या? और कौन बच गया? माइनस एच। ये समेशन y1 को मैं y बोल देता हूं, और ये के समेशन x1 को मैं क्या बोलता हूँ, x। क्लियर है क्या? और ये कौन है? ये तो ये है, ये तो जी है अपना, है ना भाई? और माइनस माइनस प्लस, ठीक है क्या? इसको जी डैश बोल दो। क्या बोल दो? एक सूत्र ये याद रखना। ओके, कंप्लीट, कोई डाउट तो नहीं? अब पिंड की साम्यावस्था के लिए प्रतिबंध, पिंड साम्यावस्था में कब कहलाएगा वो बताओ मेरे को। साम्यावस्था पे कब कहलाएगा? जब उस पर कोई परिणामी बल न लगे, जब उस पर कोई बल युग्म न लगे, यानी जी भी 0 होना चाहिए और आर भी 0 होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, तो उस बात को मैं अब लिखता हूं, साम्यावस्था के प्रतिबंध। तो पिंड साम्यावस्था में कब होगा? कौन सी अवस्था में? साम्यावस्था में कब होगा? जब r बराबर 0 और g बराबर भी 0। अब r बराबर 0 का मतलब क्या है? तो r बराबर मैंने आपको अभी बताया था √x² प्लस y² बराबर 0, और √x² प्लस y² बराबर 0। इसका मतलब यह है कि x बराबर भी 0 और g बराबर 0। ये साम्यावस्था की कंडीशन है, याद रखना। समझ में आया कि नहीं? ये प्रमेय पहला और दूसरा दोनों एक साथ कंप्लीट हो गया। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, ओके।